हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और अब मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज फिर से पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। और आज हम इसके तीसरे पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, पहले आप वो 2 पार्ट देख के आ जाइए, तब आप इस वीडियो पे आएंगे, तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको एक छोटा सा जिस्ट दे देता हूँ कि दोनों पार्ट्स में मिलाकर हमने क्या क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन कैसे आया, और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि मूवमेंट किस तरीके से डिफरेंट जगह स्प्रेड हुआ, क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स थे और कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेशन लिया उसमें। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, नहीं तो यहाँ पे वीडियो के कार्ड्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोनों जगह से देख कर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, हमने लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था, हम एक टॉपिक करना भूल गए थे। मुझे लगा कि ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट पूरा होगा, इसमें कवर करेंगे हम, लेकिन एक छोटी सी सिर्फ फ़ोटो दे रखी है, तो इस फोटो के रिगार्डिंग ही बात कर लेते हैं। तो भाई, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा नाम की, जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं उन्हें शायद पता होगा। तो 1922 के अंदर यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। उसके अंदर हुआ क्या कि मार्केट प्लेस थी चौरी चौरा की, जो भी वहाँ पर सभी लोग बहुत ही शांति से करने लग रहे थे भाई अपना जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। वहाँ पे एकदम से पुलिस वाले आते हैं और रेवोल्यूशनरीज पे डंडे बरसाने चालू कर देते हैं, और रेवोल्यूशनरीज को भी गुस्सा आता है और वहाँ पे भीड़ भड़क जाती है और पुलिस स्टेशन, वहाँ के एक पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा देती है, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी मर जाते हैं। तो ये चौरा चौरी इंसिडेंट था। जैसे ही इस इंसिडेंट की खबर महात्मा गांधी को लगी, तो गांधी जी ने सोचा यार ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं कर रखा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा मूवमेंट बंद करा दिया। तो ये छोटा सा चौरी चौरा वाला इंसिडेंट था जो इम्पोर्टेंट था। तो 1921 से लेके 22 तक ये मूवमेंट चला, सिविल डिसोबीडियंस वाला। 22 में ये सारी चीज़ें हो गई, इसीलिए बंद करना पड़ गया मूवमेंट। अब फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी को समझ आ गया था कि लोगों को ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, तो उन्हें समझाना ज़रूरी है कि आप बिना वायलेंट हुए भी किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक तरफ महात्मा गांधी जी ये सब कर रहे थे, दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। उस टाइम पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी ये, जहाँ पे अलग अलग लोग थे। उनमें से ही 2 लोग थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों ये मानते थे कि अगर ऐसा ही कांग्रेस करती रही, ये जो इन्होंने काउंसिल इलेक्शन से अपना नाम हटवा लिया है, किसके कहने पे हटवाया था? महात्मा गांधी जी के कहने पर। अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो कहीं ना कहीं हमें स्वराज मिलने में ना 200 साल और लग जाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम दोनों मिलके, CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलके एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। तो इन्होंने ये सोचा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और काउंसिल इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो हम पॉलिटिकली आज़ाद होंगे तभी तो हम आज़ादी को अचीव कर पाएंगे। तो ये लोग मानते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के यंग लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये मानते थे कि हम मास लेवल पे एक बड़ी एजिटेशन करें, कुछ बड़ा ऐसा करें जिससे ब्रिटिशर्स पूरे तरीके से डर जाएं और वो हमारी सारी डिमांड्स माने और छोड़ के चले जाएं हमें। उसके बाद हम बात करते हैं 2 फैक्टर्स की, जिससे लेट 1920s के अंदर हमारी पॉलिटिक्स इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई। तो वो 2 फैक्टर कौन से थे? पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब ये क्या था, इसकी छोटी सी झलक मैंने आपको क्लास 9th चैप्टर 2 में भी दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि 1928 के अंदर अमेरिका की स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से कोई बहुत सारे शेयर्स को सेल कर देता है, जिसकी वजह से पूरा अमेरिका डाउन चला जाता है। और डाउन जाने की वजह से होता क्या है, अब अमेरिका सबसे बड़ा था उस टाइम, आसपास के जितने भी देश थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे। उनमें से एक इंडिया भी था, जो इनडायरेक्टली सही लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो था ही। अब होता क्या है, अमेरिका, रशिया, इस तरीके के बड़े बड़े देश होते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है। ये क्या करते हैं, दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। दूसरे देशों से मंगाएंगे तो होगा क्या, वहाँ से सस्ते में इन्हें एग्रीकल्चर मिल जाता है और एग्रीकल्चर के साथ साथ
यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन्हें करने हैं, फिर वो चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या फिर और भी मॉडर्नाइजेशन हो, वो सब यहाँ पर करते थे। और इस तरीके से इंडिया भी डिपेंडेंट था, क्योंकि इंडिया को हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं, जहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्रीकल्चर का जितना मटेरियल होता है वो इंडिया से जाता था बाहर। अब जब इतना बड़ा डिप्रेशन आ गया तो अमेरिका और ये बड़े बड़े देशों ने सोचा कि अब हम है ना बाहर से मंगा नहीं सकते। ऑब्वियसली आपके पास अगर पैसे बहुत ही कम बचे हैं, अब बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगाएंगे, खुद ही उसे घर पे करने की सोचेंगे। इन्होंने सोचा हाँ, अब हम अपने देश के अंदर ही एग्रीकल्चर को शुरू करेंगे। अब एग्रीकल्चर को शुरू करने की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया की जितनी भी एग्रीकल्चरल डिमांड है जो एक्सपोर्ट होती थी वो कम होने लग गई। उसके साथ साथ कंट्री साइड बहुत ज़्यादा टर्मोइल में आ गया, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के जितने भी प्राइसेस वगैरह हैं वो बहुत ही कम मिलने लगे। इसकी वजह से इंडिया को बहुत परेशानी हुई। जैसे पहली, उनकी जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की डिमांड है वो कम होने लग गई, और दूसरी कि कंट्री साइड टर्मोइल में आ चुका था। जितने भी गाँव थे, अब शहर में लोग और भी जॉब करके या फिर कुछ भी करके सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन कंट्री साइड में मेजॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ खेती ही होती है। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने एग्रीकल्चर के अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे थे, बहुत ही कम प्राइस मिल रहे थे, क्योंकि डिमांड इतनी थी नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो ये हो गया आपका पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है और क्यों लोग इससे इतने परेशान थे, उसकी भी हम बात करते हैं। इसे बनाया गया था बाय टोरी गवर्नमेंट। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं ना मोदी गवर्नमेंट, ऐसे ही वहाँ पर टोरी की गवर्नमेंट थी। तो टोरी गवर्नमेंट उन्होंने बनाया ताकि वो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंट पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनके अंदर चेंजेस कर सके, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के अंदर चेंज वगैरह कर सके, जो बहुत गलत लगा इंडियंस को। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन के साथ कि इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। यूजुअली अगर आप इंडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो उस कमेटी के अंदर कोई ना कोई इंडियन बंदा होना ज़रूरी है, कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन का होना ज़रूरी है। लेकिन जब ये कमीशन को बनाया गया तब वहां पे कोई भी इंडियन ओरिजिन का बंदा नहीं था। तो जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया, इंडिया के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगने चालू हो गए। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्योंकि ये बेसिकली पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट इतना ज़्यादा करता है ना, तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो सब एक साथ आए और इस चीज़ के खिलाफ खड़े होने लग गए। लेकिन फिर इस चीज़ से लड़ाई भी होनी चालू हो गई। ये ब्रिटिशर्स की नहीं मानोगे तो वो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठेंगे। लड़ाई चालू हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत झड़प हुई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब लाला लाजपत राय बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। अब ये चीज़ सुन के कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी पता लगा यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। अब भीड़ इतनी ज़्यादा भड़क गई है तो उनको चुप कराने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लॉर्ड एरविन, जो उस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, तुम डोमिनियन स्टेटस ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी पता था कि इतने बड़े पर्सनालिटी की डेथ हो गई है, तो भाई अभी इन्हें चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वही चीज़ के लिए इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ऑफर करा। लेकिन कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाई थे इस चीज़ को लेकर, और सभी बोलने लगे कि भाई अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। सो लाहौर के अंदर सेशन हुआ इन दिसंबर 1929, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की कि हमें भाई पूर्ण स्वराज चाहिए इस बार। सो इस बात को याद रखिए कि मार्च 1928 के अंदर पूर्ण स्वराज की बात चालू हुई थी, और दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रैली के अंदर अनाउंस किया था। तो बात वहाँ से चालू हुई, लेकिन अनाउंस दिसंबर के अंदर हुआ। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई ब्रिटिशर्स हमें नहीं बताएंगे कब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, हमारी मर्जी है, हम तब करेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट। अब अनाउंसमेंट वाले दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगले महीने के आखिरी संडे को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और अगले महीने का आखिरी संडे पड़ा 26 जनवरी 1930, क्योंकि बात हुई थी दिसंबर 1929 में, और आखिरी संडे 26 जनवरी 1930 पे पड़ा। और जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते थे, लेकिन कोई आया ही नहीं।
और आगे जाकर जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि उस टाइम हम इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते थे, सो 26 जनवरी को हमने एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया ताकि हम ऑनर कर सकें उस अनाउंसमेंट की। अब टेक्निकली देखा जाए तो जिस टाइम पर इंडिपेंडेंस डे होता है वहीं पर रिपब्लिक डे होता है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने ये चीज़ की थी क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे को तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी स्टोरी थी भाई 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं सॉल्ट मार्च पर। अब भाई देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो महात्मा गांधी जी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, तो उन्होंने एक अल्टीमेटम लिखा लॉर्ड इरविन को और बोला कि मेरी ये कुछ 11 डिमांडें हैं, तुम भाई पूरी कर दो। उनमें से एक डिमांड ये भी थी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, और अगर तुम नहीं करते हो तो मैं भाई फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लगा दूंगा। सो भाई 11 तारीख तक का टाइम दिया गया और उन्हें कहा गया कि भाई जब तक रिप्लाई दे देना, लेकिन एरविन तो ढीठ था, एरविन माना नहीं कि भाई मैं नहीं मानता कोई डिमांड, ये कौन सी बात हुई। सो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 के अंदर अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। कई लोग इसे सॉल्ट मार्च बोलते हैं, कई लोग इसे डांडी मार्च बोलते हैं, अब जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं इसे। अब हम इस मार्च की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट इस मार्च का था साबरमती आश्रम, जहाँ पे महात्मा गांधी जी रहते थे। वहां से लेकर ये डांडी तक गए जो गुजरात में है। इन्होंने टोटल 240 माइल्स कवर किए। ये 10 मील रोज चलते थे और फिर आराम करते थे और रोज सुबह उठ के फिर 10 मील चलते थे, और इस तरीके से इन्होंने 240 माइल्स कवर किए। इनको टोटल 24 डेज का टाइम लगा, और महात्मा गांधी जी के साथ साथ इनके 78 से ज़्यादा वॉलंटियर्स एक साथ चल रहे थे। ये जिस भी जगह से गुजरते वहाँ पे लोग इनसे मिलने आते, इनकी बात सुनते और कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होकर इनके साथ चल पड़ते। और 6 अप्रैल को जब ये डांडी के अंदर पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने कुछ नहीं है, वहां के पानी से नमक बना दिया और लोगों को दिखा दिया, और लोगों के अंदर जोश आ गया इस चीज़ से कि हाँ यार अब हम ब्रेक कर सकते हैं। और इस तरीके से सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया, और यही तारीख थी 6 अप्रैल 1930। इसी तारीख को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की आप बिगिनिंग मान सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। क्या पता आपसे डिफरेंस वगैरह भी पूछ लें, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहली बात, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लगाया गया था 1920 के अंदर, और दूसरी तरफ हम देखें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लगाया गया था 1930 के अंदर। अगर हम एक तरफ देखें भाई, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में ये चीज़ कही गई थी कि भाई तुम लोग ब्रिटिशर्स के साथ ना उनकी बात मत मानो। दूसरी तरफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर ये कहा गया था कि तुम एक तो बात मत मानो और जो भी जितने भी रूल हैं उनको तोड़ो। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मैंने आपको ऊपर बताया था, वो चोरा चोरी वाले इंसिडेंट के बाद बंद हुआ था, और दूसरी तरफ हम देखें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हम आगे पढ़ेंगे, वो गांधी और इरविन के पैक्ट के बाद बंद हुआ था। अब हम नॉन कॉरपोरेशन की बात करें, और इसके साथ साथ अब नॉन कॉरपोरेशन में जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में स्मॉल फार्मर्स ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो आई होप ये 2 डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने जब ये सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया तो हमारी कंट्री के हर एक पार्ट के अंदर से सब लोग सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने लग गए एक साथ, और जितने भी लोग हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे। मतलब जितनी भी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री है उनके आगे कि देखो हमने तो नमक बना लिया, अब तुम्हारी फैक्ट्री से नमक कौन लेगा। और जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा तो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया गया, और लिकर शॉप्स को तो पिकेट किया ही जा रहा था। उसके बाद पीजेंट्स ने अपना भाई रेवेन्यू देने से मना कर दिया, हम नहीं देते टैक्स वैक्स। मूवमेंट इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई तो विलेजेस के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनने रिज़ाइन कर दिया। दूसरी तरफ हम जंगलों की ओर देखें तो वहाँ पर भी लोग अब लकड़ियाँ वगैरह ओपनली चुरा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होने लग रही थी। अब भाई अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी ब्रिटिशर्स की, वो भी कुछ ना कुछ जवाब देगी। तो भाई उन्होंने भी जवाब देना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने जितने भी कांग्रेस लीडर हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो ब्रिटिशर्स ने भी भाई जी तोड़ जवाब दिया उन्हें। जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत गंदी तरह मारने लग गए, आग वाग लगा दी, और ब्रिटिशर्स भी मतलब पूरा फुल फोर्स के साथ अटैक कर रहे थे जितना ज़्यादा दबाया जा सके। उसके बाद भाई अब्दुल गफ्फार खान
जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, ये उस टाइम पेशावर से मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इन्हें भी पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को भी जेल में डाल दिया गया। वहाँ पे भी दंगे होने शुरू हो गए और कुछ टाइम बाद महात्मा गांधी जी को भी पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो वहाँ भी दंगे होने चालू हो गए। ना करते भी भाई 1 लाख लोग, जिनके अंदर महिला भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे और नौजवान तो थे ही, तो इन सबको मारा गया और जेल में बंद किया गया। तो इतनी सारी वायलेंस को देखकर महात्मा गांधी जी ने जितना भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सीडीएम था, इसे वापस ले लिया। लॉर्ड इरविन थे, वो उन्हें बोल रहे थे कि भाई एक काम करते हैं, हम दोनों एक पैक्ट साइन करते हैं। पैक्ट यानी हम एक समझौता करते हैं, वो साइन करते हैं ऑफिशियली, और हम इस पैक्ट को आज बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली बंद हो गया था। अब ये गांधी इरविन पैक्ट था क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये पैक्ट साइन किया गया था 5 अप्रैल 1931 के अंदर गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। और इस पैक्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि महात्मा गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ जाएं, जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है लंदन के अंदर, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करें और अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दें। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली भी थी कि भाई एक काम करो, तुम मान जाओ मेरी बात। लॉर्ड इरविन ने ये बात महात्मा गांधी को बोली थी कि मेरी बात मान जाओगे तो मैं क्या करूँगा, जितने भी तुम्हारे सत्याग्रही वगैरह हैं उन्हें जेल से निकाल दूंगा। तो महात्मा गांधी जी बोले भाई ठीक है, अब क्योंकि वापस तो लेना ही पड़ेगा, अब इतनी ज़्यादा वायलेंस हो गई है। तो भाई ऐसे करके महात्मा गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ गए अपना लंदन। अब जैसे ही वो लोग लंदन गए, वहाँ पे बातचीत हुई, जितनी भी नेगोशिएशन होनी थी हुई, तो वहाँ से गांधी जी को डिसअपॉइंटली वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के हित में एक भी बात नहीं हुई थी। यहाँ पर वापस आई जब इंडिया के अंदर, उन्होंने देखा यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग ही चक्कर चला रखा है, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे अब्दुल गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू को जेल में वापस डाल दिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरे तरीके से इनलीगल बता दिया गया और बहुत सारे नए मेजर्स उठाए गए ताकि लोग जो है वो मीटिंग वगैरह ना कर सकें, फिर से ना मिल सकें, ना कोई बॉयकॉट वगैरह हो सके। तो बहुत टाइट सिक्योरिटी डाल दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने जब ये चीज़ देखी, उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से सिविल डिसोबीडियंस चालू कर दिया। लेकिन इस बार का जो सिविल डिसोबीडियंस था वो ज़्यादा टाइम तो चला नहीं, कुछ 1 साल चला होगा, उसके बाद डगमगा गया और बंद हो गया। तो ये था जितना भी सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सो भाई इसमें अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो हम 4 सेगमेंट्स में देखते हैं, ठीक है। पहला सेगमेंट आता है आपका पीजेंट्स का। तो पीजेंट्स के अंदर भी 2 लोग होते हैं, एक रिच पीजेंट्स और एक पुअर पीजेंट्स। अब जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई जितना भी हमसे है ना ये नुकसान वगैरह हो रहा है हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जितना भी नुकसान वगैरह हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू लेती है गवर्नमेंट हमसे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर कम हो जाएंगी, तो इसीलिए हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब दूसरी तरफ भाई ये चीज़ जब स्मॉल फार्म वर्कर्स ने देखी, तो उन्होंने देखा कि जब गवर्नमेंट रिच वालों का ही साथ दे रही है तो गवर्नमेंट हमारी क्यों सुनेगी। तो ये चीज़ें हुई और इसीलिए पुअर फार्मर्स ने सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑल्दो पुअर जितने भी थे वो एक कैंपेन चला रहे थे जिसे बोलते हैं नो रेंट कैंपेन। अब उसमें ये कहते थे कि भाई जितने भी रिच फार्मर्स हैं वो हमसे इतना ज़्यादा रेंट वगैरह वसूलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, क्योंकि एक तो हम वैसे ही मतलब इतने छोटे छोटे पैच पे काम करते हैं, हम उगा ही इतना थोड़ा पाते हैं, उसमें से भी कुछ हमें बड़े फार्मर्स को देना पड़ता है। तो इसीलिए रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने नहीं किया। और कहीं ना कहीं भाई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप कोई भी अगर एक प्रोटेस्ट वगैरह करते हो या फिर कुछ भी मूवमेंट वगैरह चलाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें पैसे की नीड होती है। तो शायद पैसे की वजह से गवर्नमेंट ने रिच फार्मर्स का साथ दिया। अब दूसरी बात करें भाई हम इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं उन पे हैवी चार्जेस हो गए, या फिर ट्रेड को लेके बैरियर्स हो गए, जितने भी ट्रेड करने की लाइसेंस वगैरह हैं उनमें दिक्कत आने लग गई। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ सीडीएम में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी चीज़ें की, फंडिंग भी दी, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई। जैसे कि 2 ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रखी है, FICCI जिसे हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन
चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ये बनाई इन्होंने 1927 के अंदर। दूसरी इन्होंने एसोसिएशन बनाई इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, ये इन्होंने बनाई 1920 के अंदर। तो मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन अच्छा दिखाया। और इसके बाद अगर हम तीसरे ग्रुप यानी वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स ने पूरे तरीके से भाई पार्टिसिपेशन नहीं किया। कुछ कुछ सेगमेंट्स में कुछ कुछ वर्कर्स कर रहे थे, लेकिन हम पूरे ओवरऑल कंट्री के बेस पे देखें तो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कई थे जैसे कि टिन वर्कर्स और डॉक वर्कर्स हैं, रेलवे वर्कर्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया लेकिन ये बहुत ही कम था। और चौथे में हम अगर वुमेन्स की बात करें तो भाई वुमेन्स ने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था, उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा जग गई थी कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो भाई हमें पार्टिसिपेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस भी और महात्मा गांधी भी ये मानते थे कि औरतों का काम पॉलिटिक्स में नहीं है, वो तो सिर्फ घर बैठे चूल्हा चौका करें, अपने बच्चों को संभालें और ये सब चीज़ें करें। यही चीज़ कांग्रेस मानती थी उस टाइम पे। तो माना कि वुमेन्स बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही थी। और अगर उन्हें पार्टिसिपेशन मिलता भी था तो वो नामात्र होता था बिल्कुल। तो भाई ये था, आप इस तरीके से याद करेंगे, 4 सेगमेंट्स में याद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ याद भी हो जाएगी और आपको समझ भी आएगा क्या था। अब हम आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कमी क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर? तो 2 कमियां थी। तो 2 कम्युनिटीज़ थी, जैसे एक होगी दलित कम्युनिटी और एक होगी मुस्लिम कम्युनिटी। इन दोनों का पार्टिसिपेशन था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं दलित कम्युनिटी की। दलित कम्युनिटी जैसा कि मैंने बताया, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दूसरी तरफ भाई कांग्रेस भी उनका खुल के सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर्स थे या फिर जो मेजॉरिटी जनता थी वो हाई कास्ट हिंदूज थे। और उस टाइम तो आपको पता ही है कास्ट सिस्टम कैसा था, तो इतने सारे मेंबर ऑफेंड ना हो जाएं, तो इसीलिए कांग्रेस ने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपोजिट था। वो हमेशा इन लोगों के साथ खड़े रहे। इनफैक्ट जो हरिजन टर्म है वो महात्मा गांधी ने ही दी थी, और हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और लोगों को ये बताया कि देखो ये भगवान के बच्चे हैं, हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, और आपको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए महात्मा गांधी जी जो वो काम करते थे वो ही सेम काम करते थे। फिर चाहे टॉयलेट साफ करना हो गया, झाड़ू पोछा लगाना हो गया, ताकि लोगों को ये दिखा सके कि मैं एक हाई कास्ट हिंदू होने के बावजूद ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो तुम इनको इस तरीके से क्यों ट्रीट करते हो। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज 2025 आ चुका है, आज भी अगर आपको ये लगता है कि कास्ट सिस्टम पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है तो आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आज भी कास्ट सिस्टम है और आज भी ये चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं। इनफैक्ट मैंने अपने आगे देखी हुई है। चलिए अब टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो हरिजन लोग चाहते क्या थे? अब हमने ये तो बता दिया कि भाई ये लोग क्यों, इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, लोग इन्हें कैसे ट्रीट करते थे। अब हम बात करते हैं कि ये लोग चाहते क्या थे। तो दलित कम्युनिटी चाहती क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से? दलित कम्युनिटी चाहती थी कि भाई उन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिले। दलित कम्युनिटी ये चाहती थी कि उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले। और दलित कम्युनिटी ये चाहती थी कि उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार होता है ये ना हो, उन्हें भी इक्वल ट्रीट किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो दलित कम्युनिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे कम्युनिटी को। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसे हम बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी एम्पावरमेंट महसूस हो सके। BR अम्बेडकर जी अपनी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के साथ मिलकर कुछ डिमांड्स आगे रख रहे थे, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हो गई। अब इस चीज़ को लेकर भाई महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन किया गया इन 1932। अब ये क्लैशेस क्या थे और पूना पैक्ट क्या था उसकी बात करते हैं। तो क्योंकि एसोसिएशन से इतनी सारी बातें आ रही थी, सबको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, और कहीं ना कहीं इस बात को भाई आगे रखा भी जा रहा था। ब्रिटिशर्स इस बात को सुन रहे थे और अम्बेडकर जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि अम्बेडकर जी मानते थे कि भाई अगर इंडिपेंडेंस से पहले ही ये हाल है तो इंडिपेंडेंस के बाद तो और भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी।
लेकिन महात्मा गांधी ये कहते थे कि भाई अगर इंडिपेंडेंस से पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने लग जाएंगे और वो तुम्हें दे देंगे तो भाई वैसे ही बंटवारा हो जाएगा। और तो इस चीज़ को लेकर भाई बहुत क्लैशेस चले। अब भाई महात्मा गांधी जी का जोर तो चला नहीं अम्बेडकर के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं है ना फास्ट रख लेता हूँ और मैं मरते दम तक है ना फास्ट ही रखता रहूँगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक तुम अपनी ये मांगे वापस नहीं ले लेते। तो भाई ये चीज़ हुई तो अम्बेडकर को वही बात है, थोड़ी दया आ गई कि चलो यार ठीक है, नहीं करते, हम इस चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप हमें है ना रिजर्वेशन दें। जो आज हम रिजर्वेशंस देखते हैं जो SC ST कम्युनिटी को मिलता है, उन सब का प्रॉमिस लिया गया और महात्मा गांधी जी इस चीज़ को मान गए कि ठीक है मैं रिजर्वेशंस दे दूंगा तुम्हें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा मैं रिजर्वेशंस तुम्हें ज़रूर दूंगा। और इसी बात को लेकर पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 के अंदर। तो ये बात तो आ गई भाई दलित कम्युनिटी की, ये सारी बातें दलित कम्युनिटी से रिलेटेड थी। अब हम दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ दलित कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंदर नहीं थी, मुस्लिम कम्युनिटी भी माइनॉरिटी के अंदर थी। उनका भी पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कम था। और कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर थे वो सभी कैसे थे, हाई कास्ट हिंदूज थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी है ना थोड़ा एलियनेटेड सा फील होता था, अजीब सा लगता था कि यार यहाँ तो सभी हिंदू हैं, हमारी कास्ट का कोई नहीं है। और वो ये भी देखते थे कि जितना भी कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है जैसे हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा पूरे तरीके से कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू से भरी हुई थी, जो ओपनली इस बात को बोलते थे कि भाई हम इस पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इस चीज से भी मुसलमान बहुत ज्यादा दुखी थे कि अभी कल को अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए तो ये लोग तो बिल्कुल ही हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तो वैसे ही माइनॉरिटी में हैं। तो ये चीजें मुसलमानों के अंदर घुस गई। अब मुसलमानों के जो बहुत बड़े लीडर थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। अब जिन्ना ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई और उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली के अंदर रिजर्व्ड सीट्स चाहिए। तो भाई एक असेंबली वगैरह बैठाई गई, इन बातों को आगे रखा गया कि भाई इन बातों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो 1928 के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस से सभी लोगों को बुलाया गया, एक असेंबली बैठाई गई जहां पे बात रखी गई कि भाई इन्हें इलेक्टोरेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उस टाइम पर हिंदू महासभा का एक बंदा उठा जिनका नाम था MR जयाकर, और MR जयाकर ने बहुत बदतमीजी करी और ये मना कर दिया कि भाई मुसलमानों को हम रिजर्व्ड सीट्स नहीं देंगे सेंट्रल असेंबली के अंदर। तो मुसलमान इस चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे और ये कहीं ना कहीं कारण बना जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो ये थी भाई जितनी भी लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसके लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इन डेट्स को आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चाहे तो इन्हें एक कॉपी पर लिख सकते हैं या फिर किसी एक पेज पर लिखकर एक टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे मैं आपके लिए टाइमलाइन ड्रॉ करके उसका PDF या फिर कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उससे रिलेटेड भी आप बता देना। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर देना अपने किसी फ्रेंड के साथ जिसे टॉपिक समझ ना आया हो। और अगर एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना बेस्ट पार्ट लिखिए इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।